हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिन वाधा विद एन अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है? डेट देयर शुड बी वन लॉ फॉर वन नेशन। अगर हम आज की पोजीशन देखें तो इन पर्सनल मैटर like marriage, adoption, divorce, succession, ये क्या है? ये ऐसे पर्सनल मैटर है जिसमें पार्टीज जो होती है वो अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होती है। मतलब हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होगा, हिंदू एडॉप्शन और गार्जियनशिप से गवर्न होगा, हिंदू का डाइवोर्स कैसे होगा? हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। हिंदू कोई प्रॉपर्टी सक्सीड करेगा तो कैसे करेगा? हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग करेगा। अगर कोई पार्टी मुस्लिम है तो उसकी जो मैरिज होगी, एडॉप्शन होगा, डाइवोर्स होगा या सक्सेशन होगा तो कैसे होगा? वो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग होगा। या अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसके सब मैटर उसके क्रिश्चियन लॉ के अकॉर्डिंग होंगे। यूनिफॉर्म सिविल लॉ क्या कहता है? देयर शुड बी वन सिविल लॉ फॉर ऑल द नेशन। पूरे देश में एक ही सिविल लॉ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदू मैरिज अलग चल रही है, मुस्लिम का अलग प्रोविज़न चल रहा है। अब ये रिसेंटली क्यों न्यूज़ में है? उत्तराखंड इज़ वन ऑफ द स्टेट जिसने ये प्रपोजल पास किया कि हम अपने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे और एक समिति का गठन किया है। उस समिति की रिपोर्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और वो रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। लेट्स अंडरस्टैंड बेसिकली व्हाट लॉ इज यूनिफॉर्म सिविल लॉ क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट के इस बारे में क्या व्यूज है। लॉ क्या होता है? लॉ इज ए बॉडी ऑफ रूल्स which govern our conduct। नियमों का वो समूह जो हमारे आचरण को गवर्न करता है। जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट हमें बताता है कि हमें गाड़ी कैसे चलानी है, हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए, हमें अपने व्हीकल को कैसे मेंटेन करना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, अगर नहीं है तो कितना फ़ाइन होगा, अगर हमने हेलमेट नहीं पहना तो कितना फ़ाइन होगा। इंडियन पेनल कोड जो बेसिकली हमारा बेसिक जनरल लॉ है, जो इंडिया का जनरल पेनल कोड है, वो क्या कहता है? आपको चोरी नहीं करना चाहिए, अगर चोरी करोगे तो 3 साल की सज़ा हो जाएगी। आपको मर्डर नहीं करना चाहिए, अगर मर्डर करोगे तो डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें क्या कहता है कि हमने अगर कोई प्रॉमिस किया है तो हमें वो प्रॉमिस फुलफिल करना है, नहीं तो हम बाउंड हो गए और हमारी एक सिविल ऑब्लिगेशन अरेज हो जाएगी। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट ये क्या कहता है कि हमें डोरी नहीं लेनी। अगर हम डोरी लेते हैं या डोरी देते हैं तो क्या होगा? एक दंडनीय एक अपराध होगा। तो लॉ क्या करता है? हमें बताता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। जब हमारे हितों के टकराव होने लगे तो हमने लॉ बनाए ताकि हम अपने कंडक्ट को गवर्न कर सके, ताकि हम अपने राइट्स और लायबिलिटीज़ को सिक्योर कर सके। लॉ का काम होता है कि अपने जहाँ पे भी जिस पे भी अप्लाई होता है उनके राइट्स और लायबिलिटी को गवर्न किया जाए। अगर हम लॉ को डिवाइड करें तो बेसिकली हम इसे 2 पार्ट में कर सकते हैं डिवाइड। क्रिमिनल लॉ,
सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या होता है? ऐसे लॉ जो सोसाइटी को एट लार्ज इफेक्ट करते हैं, ऐसे हमारे कार्य जो किसी इंडिविजुअल को इफेक्ट ना करके सोसाइटी को जब इफेक्ट करते हैं, जैसे कि किसी चोरी करने से क्या होगा? समाज में एक भय उत्पन्न होगा। सिविल लॉ क्या होते हैं? ऐसे लॉ जो इंडिविजुअल पर्सन को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब ए ने उसका ब्रीच कर दिया, तो इससे सोसाइटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे सिर्फ बी को इफेक्ट पड़ेगा, वो सिविल लॉ हो गया। या ए ने बी को प्रॉपर्टी सेल करी, अब वो उसको आगे प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं दे रहा, तो इससे किसे इफेक्ट पड़ा? सिर्फ बी को, सोसाइटी से इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये सिविल लॉ है जो इंडिविजुअल लेवल पे इफेक्ट करते हैं। सिविल लॉ को हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कुछ मैटर होते हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं और कुछ मैटर होते हैं जो पर्सनल होते हैं, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, सक्सेशन। इन मैटर में पार्टीज अपने रिलीजन के जो कस्टम होते हैं, जो प्रथाएं होती है, उसके अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं। जब 1834 में 1834 में जब ब्रिटिशर्स ने कोडिफिकेशन ऑफ लॉ स्टार्ट किया इंडिया में, तब पर्सनल मैटर को कोडिफाई नहीं किया गया। जैसे इसकी जरूरत हमें महसूस हुई, तो इस पे समय समय पर डिबेट चलती रही और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसके व्यूज़ दिए। 1956 में 55 और 56 के अराउंड एक समिति बनी, राव समिति, जिसने अपनी रिपोर्ट दी और उसके रिपोर्ट के बाद हिंदू लॉ को कोडिफाई कर दिया गया। अब कुछ हिंदू लॉ के कुछ मैटर अब भी कस्टम से चलते हैं और कुछ मैटर है जिसे, कुछ ऐसे पर्सनल मैटर है जिसे कोडिफाई कर दिया गया है, जैसे मैरिज एक्ट, एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट, डाइवोर्स एक्ट, डाइवोर्स तो मैरिज एक्ट से ही हो जाता है, सक्सेशन एक्ट और गार्जियनशिप एक्ट। हिंदू लॉ को तो कोडिफाई कर दिया गया, पर अदर कम्युनिटीज़ जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, इनके रिलीजियस मैटर को कोडिफाई नहीं किया गया और हिंदू लॉ को भी पूरी तरीके से कोडिफाई नहीं किया गया। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून होने चाहिए? तो ऐसे में हमेशा फोकस किया गया कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक लागू नहीं किया जा सका। आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। ये कहता है कि स्टेट को यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करना चाहिए, पर हम अप्लाई नहीं कर पाए। समय समय पे इसकी रिक्वायरमेंट हमारे सामने आई। कई बार क्या समस्या आई, अब देखो हिंदू लॉ में बाइगैमी अलाउड नहीं है। अब हुआ क्या, कुछ लोगों ने पहले हिंदू लॉ में मैरिज करी, हिंदूज थे, उसके बाद अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गए और वहाँ पे मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग एक से ज़्यादा मैरिज कर ली। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कई सारी पिटीशंस गई, जिसमें सरला मदुगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में
ऑलमोस्ट 4 पिटीशन थी इसी मैटर पे कि कोई पहले हिंदू था, हिंदू के बाद उसने मुस्लिम लॉ कन्वर्ट हो गया और दूसरी मैरिज कर ली। हिंदू लॉ में तो एक ही मैरिज अलाउड थी। अब क्या हम लॉ को वायलेट करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया कि क्या कोई हिंदू अगर अपना कन्वर्जन करके दूसरी कम्युनिटी फॉर एग्जांपल मुस्लिम बन जाता है और एक से ज़्यादा मैरिज कर लेता है, तो क्या वह इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 494 और 495 में बताए गए ऑफेंस ऑफ बाइगमी का दोषी नहीं होगा? क्या ये ऐसा कह रहे नहीं है कि हम लॉ के साथ फ्रॉड कर रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेट ऐसा कन्वर्जन करने के बाद भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा और वो लोग बाइगैमी से पनिशेबल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे फोकस किया कि हम देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक दूसरा भी केस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, जिसका नाम है शाहबानू बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद। शाहबानू बेगम वर्सेस अहमद खान। अब इस केस में क्या हुआ? हर व्यक्ति की एक पर्सनल, एक मॉरल और लीगल ड्यूटी होती है कि अपने परिवार को मेंटेन करे, टू मेंटेन हिज वाइफ एंड देयर पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन। अब सेक्शन 125 कहता है कि हर पर्सन की एक लीगल ड्यूटी है कि वो अपनी फैमिली को मेंटेन करेगा। एक व्यक्ति की ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ को लाइफ टाइम मेंटेन करेगा। अगर वाइफ से डाइवोर्स हो जाता है तो जब तक वो दूसरी मैरिज नहीं कर लेती तब तक उसे मेंटेन करने की ड्यूटी किसकी होगी? उस हस्बैंड की होगी जिससे उसने डाइवोर्स ले लिया। तो 125 में मैरिड वाइफ और डाइवोर्स्ड वाइफ दोनों मेंटेनेंस ले सकते हैं। अब मुस्लिम लॉ में क्या प्रोविज़न है? मुस्लिम लॉ में कहा जाता है कि वाइफ का जो राइट है मेंटेनेंस लेने का, वो जब तक मैरिज चल रही है तो ड्यूरिंग डेट मैरिज, उस मैरिज के दौरान, प्लस अगर डाइवोर्स हो जाता है तो अप टू पीरियड ऑफ इद्दत की अवधि तक वो मेंटेनेंस ले सकती है। सेक्शन 125 कहता है कि वो जब तक रीमैरिज नहीं कर लेती कोई भी वाइफ तब तक मेंटेनेंस ले सकती है। तो शाहबानू बेगम वर्सेस अहमद खान के केस में आया, क्या सेक्शन 125 मुस्लिम लॉ पे भी अप्लाई होगा? क्या मुस्लिम वाइफ जब तक रीमैरिज नहीं कर लेती तब तक उनका मेंटेनेंस का अधिकार नहीं है? क्या ये हमारी इक्वलिटी को वायलेट नहीं करता कि आर्टिकल 14 कह रहा है कि इक्वलिटी होनी चाहिए? अब ये कानून क्या इनइक्वलिटी नहीं लेके आता? तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 125 है कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC का सेक्शन 125 जो है वो सेकुलर नेचर का है और ये मैटर नहीं करता कि पार्टीज हिंदू है या मुस्लिम है, ये सभी पे समान रूप से लागू होता है। और मुस्लिम वाइफ भी जब तक रीमैरिज नहीं कर लेती उसे भी अधिकार है कि वो मेंटेनेंस लेती रहे। इस डिसीजन के बाद कुछ कंट्रोवर्सी हुई और पब्लिक में जो क्रोध उत्पन्न हुआ उसे शांत करने के लिए पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर दिया, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन 1986 का एक कानून पास कर दिया। इसमें कहा गया कि इद्दत की अवधि तक तो हस्बैंड मेंटेन करेगा और उसकी ड्यूटी होगी कि वो उसके फ्यूचर के लिए भी कुछ फंड्स दे। इद्दत के बाद वो पर्सन मेंटेन करेंगे जो उस वुमेन से क्या करेंगे?
वो उस वुमेन के हायर्स हो गए, ऐसे व्यक्ति जो उस महिला की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी सक्सीड करेंगे, वो पर्सन उसे मेंटेन करेंगे। अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो कौन करेगा? तो वक्फ बोर्ड उसे मेंटेन करेगा। इस एक्ट को डैनियल लतीफ़ी में चैलेंज किया गया, डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि हमें अभी भी दुख है कि इतने साल बाद भी, जस्ट ए सेकंड, इतने सालों में भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला पाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को वैलिड डिक्लेयर किया और एट प्रेजेंट क्या पोजीशन है कि वाइफ ड्यूरिंग लाइफ टाइम मेंटेनेंस ले सकती है, पर इस बारे में कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है। ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बेसिस है। रिसेंटली सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू नहीं कर पा रहे हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? पहला, इससे क्या होगा, एक यूनिफॉर्मिटी आएगी। अगर सभी के लिए एक ही कानून होगा तो एक यूनिफॉर्मिटी होगी, और ये क्या करेगा, इक्वलिटी को प्रमोट करेगा, देश में समानता को प्रमोट करेगा। सेकंड, जैसे हमने देखा कि हिंदू एक्ट से गवर्न होते हैं, मुस्लिम लोग अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं, पर जब प्रॉब्लम जब आती है कि कोई इंडियन स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई मैरिज कर ले तो आगे क्या होगा, तो देयर शुड बी ए यूनिफॉर्म लॉ जिससे अनइक्वलिटी खत्म हो जाए। क्या चैलेंजेस है, क्यों नहीं लागू कर पा रहे हम ये? फर्स्ट, अवेयरनेस की कमी है। लॉ को जो है देखा जाता है रिलीजन से कनेक्ट करके देखा है, पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है कि रिलीजन इज डिफरेंट एंड पर्सनल लॉ इज डिफरेंट, देयर शुड बी वन लॉ, वन सिविल कोड। सेकंड, लैक ऑफ विलिंगनेस। पूर्व की सरकारों में यह कहा जा सकता है कि वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ये कदम नहीं उठाया गया। अगर हम देखें तो बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ जैसे सीरिया, ईरान, इराक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कंप्लीटली ये नहीं अप्लाई किया गया, पर इसे डायरेक्टली नहीं किया गया। जैसे कि अगर हम देखें कि कोई पर्सन अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज करते हैं तो उनका सक्सेशन कैसे होगा, इंडियन सक्सेशन एक्ट में होगा। ये क्या है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पर ये वो पार्टीज़ की इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज होगी तभी इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न होंगे, पर अगर वो पर्सनल मैटर पे हो, पर्सनल लॉ से होते हैं मैरिज, तो उनके पर्सनल लॉ से गवर्न होंगे। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज ए लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। दूसरा, अगर हम देखें लैंड लॉज, जैसे यूपी लैंड लॉ में है, तो इसमें हमने अटेम्प्ट किया
कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका सक्सेशन कैसे होगा, उसका सक्सेशन यूनिफॉर्म लॉ से होगा। यूपी, पहले यूपी जमींदारी और एबिलिशन एक्ट था, अब यूपी लैंड रिफॉर्म एक्ट है 2006। इसमें एग्रीकल्चर लैंड जो है उसका सक्सेशन कैसे गवर्न होता है, यूनिफॉर्म लॉ से, दैट इज बाय यूपी लैंड रिवेन्यू एक्ट 2006, या फिर उससे पहले यूपीजेडए से होता था। इसमें पार्टीज चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये मैटर नहीं करता। मेन मैटर क्या है कि एग्रीकल्चर लैंड है तो किससे गवर्न हो गया, यूपीजेडए या यूपीएलआरए से। अगर एमपी की बात करें तो एमपी लैंड रिवेन्यू, ये स्टेट लॉज है पर ये कंप्लीटली अप्लाई नहीं किया गया। हम इसे लागू कर सकते हैं तो यह क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। अगर आता है तो किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। मेरे ख्याल से देयर शुड नॉट बी रिजिडिटी, एक रिजिड अप्रोच ना होके पहले अवेयरनेस फैलाई जाए और धीरे धीरे उसके बारे में हम कह सकते हैं एज ए अवेयरनेस फैला के, और ऐसे मैटर जिसमें कंसेंसस हो, जिसमें कंसेंट हो, उन मैटर को धीरे धीरे हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राइट टू रिलीजन जो आर्टिकल 25 से 28 में सिक्योर किए गए हैं को शायद कुछ हद तक इफ़ेक्ट करे। तो इसमें रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए और इसमें सभी कम्युनिटी को ध्यान में रखने एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। आपका क्या व्यू है इस बारे में, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, और आना चाहिए तो किस तरीके से आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।